चलो बच्चे, तो अब हम आते हैं इंडक्शन पे। और इंडक्शन, यहाँ फिजिक्स में जो इंडक्शन है बच्चों, देखना बच्चे सही आ रहे हैं? ओम देखना बच्चे सही आ रहा है? देखो फिजिक्स में इंडक्शन, बेसिकली हम इंडक्शन में दो टॉपिक पढ़ते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम सेल्फ में बाद में आएंगे, पहले म्यूचुअल बताते हैं आपको। ध्यान से सुनना बच्चे, अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं और एक में करंट फ्लो कर रहा है और एक में नहीं कर रहा है, एक में करंट फ्लो कर रहा है और एक में नहीं कर रहा है, मान लो बल्ब लगा हुआ है एक में, तो दो कॉइल हैं तो पड़ोस पड़ोस में, एक में करंट फ्लो कर रहा है एक में नहीं कर रहा है, तो दूसरी कॉइल की वजह से पहली कॉइल से फ्लक्स पास होगा। समझ रहे बच्चों मेरी बात? क्यों? क्योंकि दोनों कोएक्सियल हैं, एक की एक्सिस पे है, तो इस रीजन में फील्ड होगी। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं तो पहले कहते हैं कि फ्लक्स सेकंड कॉइल में होगा ड्यू टू करंट ऑफ फर्स्ट कॉइल, क्योंकि पहले कॉइल की वजह से पूरे रीजन में क्या होगी, बीच में फील्ड होगी। इधर देखो, ये कॉइल क्या सोलेनॉइड ही तो हुआ, इसको सोलेनॉइड कॉइल भी कहते हैं और इसका नाम इंडक्टर कॉइल भी होता है। क्या होता है? सोलेनॉइड कॉइल और इंडक्टर कॉइल। तो इस एक कॉइल में अगर करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से सेकंड कॉइल में भी क्या होगा, फ्लक्स होगा। अगर इसको पूरा लिखें तो ये हो जाएगा N2 phi2 इज इक्वल टू M I1। इसे कहेंगे द टोटल फ्लक्स ऑफ सेकंड कॉइल डिपेंड्स ऑन द करंट ऑफ फर्स्ट कॉइल, क्योंकि सेकंड कॉइल में खुद का तो फ्लक्स है नहीं। अब मान लो कि आपके पड़ोस के घर में वाईफाई लगा हुआ है, आप उसको यूज़ करते हो, तो आप किस पे डिपेंड करते हो? पड़ोसी के वाईफाई पे, ठीक है। तो आपका जो फ्लक्स है, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वाईफाई का, वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी। उसने अच्छा नेटवर्क लगवा रखा है तो आपके पास अच्छी स्पीड आएगी, उसने बेकार कनेक्शन लगवा रखा है तो आपके पास बेकार स्पीड आएगी। और आप अंदर ही अंदर बोलोगे यार कनेक्शन तो अच्छा लगवा लेता है यार, कम से कम कोई थोड़ी स्पीड अच्छी सी आ जाती, ठीक है। तो जो फ्लक्स ऑफ सेकंड कॉइल है करंट ऑफ फर्स्ट कॉइल पे डिपेंड करता है। और M जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है। मैंने इसको इस तरीके से बताया था, किसी बच्चे को याद करने में दिक्कत हो तो मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन मतलब एक तरीके से कितनी मित्रता है आपके और आपके दोस्त में। अगर आपके दोस्त पे फर्क पड़ेगा तो आप पे भी फर्क पड़ेगा, बट अगर आप दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन अच्छा है कोएफिशिएंट, तो आप पे ज्यादा असर पड़ेगा। समझे बच्चे? अभी हम बताते हैं बच्चे। तो ये तो बच्चे हमने एक कहानी लिखी, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब कि यहाँ 1 1 और यहाँ क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पड़ोसी आपका वाईफाई यूज कर रहा हो और ऐसा भी हो सकता है आप पड़ोसी का वाईफाई यूज कर रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉइल की वजह से सेकंड में फ्लक्स हो और सेकंड कॉइल की वजह से फर्स्ट में फ्लक्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक ये हो गया। दूसरा ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस। अब इसके अलावा बच्चे हम देखना सही है, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा क्या होता है बच्चे? एक होता है फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बता सकते हो? व्हाट इज फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? बताओ बच्चे, बोलो। क्या होता है फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? क्या होता है? जब दोनों में से किसी एक कॉइल में, ये मतलब मान लो एक में तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, हमने माना पहले में कर रहा है दूसरे में नहीं कर रहा। अब जब पहले में करंट चेंज होगा तो पूरे रीजन में फील्ड चेंज होगी, और पूरे रीजन में फील्ड चेंज होगी तो दूसरे वाले में फ्लक्स चेंज होगा। तो पहले वाले के करंट में चेंज होने की वजह से दूसरे का जब फ्लक्स चेंज होगा तो दूसरे वाले में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसे कहते हैं फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसे कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट ऑफ फर्स्ट कॉइल। कोई डाउट? इसे कहते हैं फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? ये था, बताया था हमने आपको। तो इसमें जैसे कि अगर हमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है तो उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। मुझे लग रहा है आप लोग थक गए हो, ऐसा लग रहा है। ब्रेक चार्ट क्या होता है?
कि अगर सेकंड कॉइल में अगर करंट चेंज हो तो फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसे कहते हैं म्यूचुअल फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी वजह से इसके बेसिस पे हम ट्रांसफार्मर वगैरह डिज़ाइन करते हैं। ट्रांसफार्मर का बेसिक कॉन्सेप्ट म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। तो इसमें क्या था बच्चों, हमने बताया था कि सेकंड कॉइल में, फर्स्ट कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, डीटी, ऐसा होता है। तो देखो अच्छा एक्चुअली क्या है कि जैसे ये इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अगर दोनों साइड नेगेटिव साइन लगा दें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। और ये सेम है, देखो तो ये किसके बराबर आ जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखना है तो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख सकते हो, डेल्टा की फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हो। कई बार इसको लोग डेल्टा की फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं। कोई डाउट बच्चों, बोलो। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि बच्चे वही लेंस लॉ के हिसाब से होता है, अपोजिट होता है। अब वो मैं थोड़ा सा अभी चलो बता देता हूँ क्या कहानी होती है। जैसे मान लो कि दोनों कॉइल हैं, एक कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और एक में करंट फ्लो कर रहा है, और एक कॉइल में अगर करंट बढ़ जाता है, बढ़ने लग जाता है, तो दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा। क्योंकि अगर पहली कॉइल में अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, देखो दो कॉइल है, अगर I2 में इंक्रीज हो रहा है तो पूरे रीजन में फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, तो I1 इंड्यूस्ड हो जाएगा। बट I1 जो इंड्यूस्ड होगा वो ऐसा होगा, जो I2 अगर बढ़ रहा है उसकी वजह से जो फील्ड इंक्रीज हो रही है उसको अपोज करने के लिए होगा। जैसे मान लो कि अगर I1 इधर जा रहा है और बढ़ रहा है तो I2 उधर से रिवर्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, रिवर्स डायरेक्शन से प्रोड्यूस होता है। तो ये लेंस लॉ के हिसाब से होता है। खैर हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है यार, क्योंकि इतना अभी फिलहाल डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दो चीज़ें बच्चों मैं बता रहा हूँ फिर से समझना। इसमें वैसे ही फॉर्मूले में फेरबदल बस यही हो सकता है कि 1 की जगह 2 हो जाए और 2 की जगह क्या हो जाए, 1 हो जाए। मतलब वही अगर हो सकता है आपका वाईफाई पड़ोसी यूज़ कर रहा हो, या आप पड़ोसी का वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो कोई ना कोई किसी का वाईफाई यूज़ कर रहा है। अब रिवर्स केस हो सकता है, तो सेम ही हो सकता है, यहाँ 1 हो जाए और यहाँ 2 हो जाए, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। तो देखो अच्छे इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ने को मिलता है, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, और एक दो कॉइल्स के बीच का आपसी म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को, यहाँ ये जो एम होता है, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, आपका और आपके दोस्त के बीच का आपसी रिश्ता। जितना बॉन्डिंग अच्छी होगी उतना म्यूचुअल इंडक्शन आपस का क्या है, बढ़िया है। अगर आपका और आपके दोस्त का बॉन्डिंग अच्छी है, म्यूचुअल इंडक्शन अच्छा है, तो ये होगा कि आप पे ज़्यादा असर पड़ेगा, उस पर कुछ होगा, या उस पर कुछ होगा, आप पे कुछ होगा, उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब दोनों एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि वी हैव अ स्ट्रांग बॉन्डिंग, क्योंकि हमारा म्यूचुअल इंडक्शन अच्छा है। ऐसे ही दो कॉइल का अगर म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा हो, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन एक कॉइल का नहीं होता है, पेयर ऑफ कॉइल्स का होता है। पेयर, सिंगल साइड नहीं होता बच्चे, समझ में आया? जिंदगी में सिंगल साइड में मत जाना, ठीक है। पता चला आप कहो कि नहीं ये तो मेरे दोस्त है, ओके यार मैं तो उसको जानता ही नहीं, जानती नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, समझ गए ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन आपसी होता है, ठीक है। तो अगर दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है, और एक में असर होगा तो दूसरे में ज़्यादा असर होगा। और इसके अलावा ये भी होगा कि एक में अगर करंट है तो दूसरे में काफ़ी अच्छा फ्लक्स देखने को मिलेगा, दूसरे में काफ़ी अच्छा फ्लक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि एम ज़्यादा होगा तो दूसरे में फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर कॉइल की भाषा में जानो तो कॉइलें आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, क्या है, क्लोज है, तभी तो उनमें आपसी इन्फ्लुएंस एक दूसरे का क्या है, ज़्यादा है। समझे बच्चे? तो ये समझ में आ गया किसी को डाउट? अब क्या होता है बच्चों, कई बार हम दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का डेरिवेशन करते हैं।
दो कॉइल के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का डेरिवेशन करते हैं। अब जैसे मान लो आप ही कोई दोस्त है, किसी की दोस्ती पता करनी है तो क्या करोगे? कब पता चलती है कि कोई दोस्त कितना अच्छा दोस्त है? मुसीबत में। किसी दोस्त की म्यूचुअल इंडक्शन मतलब दोस्ती आपको तब पता चलेगी जब आपके मदद उसमें कितना काम आएगा। तो ऐसे ही कितनी स्ट्रांग म्यूचुअल इंडक्शन है दो कॉइल के बीच का, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो उसके दो डेरिवेशंस हम पढ़ते हैं जो कि हम करेंगे। तो m की जो वैल्यू होती है बच्चों, उसका डेरिवेशन अभी हम कराएंगे आपको दो कॉइल्स का। तो बच्चों m की जो वैल्यू आती है म्यू नॉट n1 n2 al होती है। हाँ बच्चे बोलो। हाँ सॉरी n1 n2 al। ये एरिया जैसे ये दो सोलेनॉइड का है, जैसे दो सोलेनॉइड्स हैं, ये दो कॉइल्स हैं, ये इंडक्टर है। इनका नाम अलग अलग भी हो सकता है। आप इनको कॉइल्स बोल सकते हो, सोलेनॉइड बोल सकते हो या इंडक्टर बोल सकते हो। जैसे घर पे आपको मम्मी किसी और नाम से बुलाती है, दोस्त किसी और नाम से बुलाते हैं, और एक्चुअली आपका नाम कुछ और होता है। समझे बच्चे? दोस्त का नाम मम्मी को नहीं पता होता है, घर वालों का नाम किसी को नहीं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है अच्छा। तो ये क्या है? n1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट कॉइल। n2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकंड कॉइल। एरिया, ये जो छोटी कॉइल है उसका एरिया लेते हैं, स्मॉल क्रॉस सेक्शन कॉइल। अभी डेरिवेशन बताएंगे बच्चे इसका। और L दोनों की लेंथ सेम होती है। हम ये डेरिवेशन तभी मान के चलते हैं कि जब लेंथ सेम है। अगर लेंथ डिफरेंट होगी तो एक्सप्रेशन अलग होगा, वो हमारे करिकुलम में फिलहाल नहीं है। ठीक है बच्चों? बट इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? म्यू नॉट n1 n2 a बाय l। ये कब यूज होता है? इसके अंदर हमने इसको कैपिटल N की फॉर्म में लिखा है। कैपिटल N होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। इसको जब हम पुट करेंगे तो आफ्टर पुटिंग वी विल गेट दिस वैल्यूज। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। कोई डाउट बच्चों? ये दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? अच्छा, इसके अलावा एक और फैक्टर होता है। देखो बच्चों, ये तब है, ये फॉर्मूला तब है जब दो कॉइल के बीच में फ्री स्पेस या एयर है। अगर दो कॉइल के बीच में कोई मटेरियल इंसर्ट कर देते हो तो यहाँ पर म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर जैसे आयरन, सॉफ्ट आयरन वगैरह कुछ इंसर्ट कर दिया तो मल्टीप्लाई हो जाती है। अब बताओ बच्चे क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल का? एरिया ऑफ स्मॉल कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल कॉइल, और नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ वगैरह इन पे, और मटेरियल पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया बच्चों? इन फैक्टर पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, एग्जाम्पल है हमारा एक, उस एग्जाम्पल में जैसे ये तो दो सोलेनॉइड्स का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला हमने, उसमें दो सर्कुलर कॉइल्स का निकाला है, वो भी हम करेंगे डेरिवेशन में, वो भी आपको बता देंगे। तो ये बच्चों ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक, और यही है बच्चों हमारा। तो इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मर है वो एसी में है, और एसी जनरेटर का एक टॉपिक और है इसमें, एसी जनरेटर का और टॉपिक है। अब इसके अलावा म्यूचुअल इंडक्शन ये हो गया। इसके बाद आता है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए बच्चों इसके बारे में। तो ये फॉर्मूले हैं बच्चों, एक कितने फॉर्मूले हैं? एक, दो और ये तीन फॉर्मूले हैं, मेजरली तीन फॉर्मूले हैं। चौथा ये तो ऐसा है, पुट करने के बाद आया है। अच्छा, इसके रिवर्स फॉर्मूले भी होते हैं। रिवर्स फॉर्मूले मतलब कि वही वाइस वर्सा वाले, जहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसमें घबरा मत जाना, इसको बस यही फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, इसमें कई बार ऐसे फॉर्मूले भी यूज देखने को मिलते हैं, जैसे n1 डेल्टा फाई इज इक्वल टू m डेल्टा I2, क्योंकि अगर फ्लक्स चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। इसके बेसिस पे फॉर्मूला और बन जाता है। क्या जब न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे अभी फिलहाल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलो। इसे रोक देते हैं उससे। तो अब हम आते हैं बच्चों सेल्फ इंडक्शन पे। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है बच्चों? म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स की हम बात करते हैं। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है? जैसे कोई एक सिंगल कॉइल है, उसमें पावर सप्लाई कनेक्टेड है, सोर्स कनेक्टेड है,
तो सिंगल कॉइल में खुद के करंट की वजह से खुद की फील्ड होती है, क्योंकि अगर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में तो खुद के करंट की वजह से खुद की फील्ड होती है, और खुद के करंट की वजह से खुद की फील्ड होती है, और खुद की फील्ड की वजह से खुद का फ्लक्स होता है, क्योंकि फ्लक्स खुद से पास हो रहा है। तो फ्लक्स बच्चों, जो खुद का फ्लक्स होता है वो खुद के करंट पे डिपेंड करता है। और अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो n फाई हो जाएगा, क्योंकि जो फाई होता है वो एक टर्न से जितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हम कंसिडर करते हैं। n फाई मतलब जितनी भी टोटल ओवरऑल कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है, जैसे एक कॉइल से फ्लक्स पास हो रहा है f फाई कहलाया, तो ऐसे n कॉइल्स हैं तो n फाई हो जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाएंगे तो यहाँ m की जगह यहाँ l आ जाता है, li, वेयर l इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म में सेल्फ इंडक्टेंस कह देते हैं। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस होता है उनकी यूनिट हेनरी होती है। क्या होती है बच्चों? हेनरी, हेनरी, एच, हेनरी इनकी यूनिट होती है, सही यूनिट होती है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब सेकंड चीज ये होता है, अगर खुद की कॉइल में खुद का करंट चेंज होता है तो खुद के अंदर ही एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जो चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। खुद के अंदर ही करंट इंड्यूस होता है जो खुद के चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। इसे कहते हैं फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। जैसे मान लो ये कोई बच्चा बुरी आदत में पड़ जाए तो खुद ही अंदर कहता है यार मुझे नहीं, इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, तो खुद ही निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ खुद में अगर चेंज आ रहा है तो खुद को अपोज कर रहा है, उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो उसके अंदर क्या हो जाता है बच्चों? उसके अंदर खुद के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि आमतौर पे ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई dt। तो अगर इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखो ठीक है। अब देखो चलिए सेम सेम है ना, तो माइनस साइन लगा दिए। अब देखो ये, तो इसकी जगह ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्शन के केस में ये होता है। अब सेल्फ इंडक्शन के केस में एक कहानी और आती है बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये कॉइल है सोलेनॉइड, इसको हम कई बार इंडक्टर कॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टर कॉइल। सोलेनॉइड कॉइल इज ऑल्सो नोन एज इंडक्टर कॉइल। बट जब किसी इंडक्टर कॉइल को आप सर्किट में कनेक्ट करते हो और स्विच ऑन करते हो इनिशियली, तो स्विच ऑन के टाइम में करंट तो भाई चेंज होगा ही होगा, क्योंकि जब आप किसी सर्किट को स्विच ऑन करते हो तो उसका करंट बढ़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट क्या होता है? जीरो होता है ना। इनिशियली करंट तो जीरो होता है, तो उसका करंट क्या होता है? बढ़ता है। करंट क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। अब करंट जो बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कॉइल में सेल्फ इंडक्शन होता ही होता है। अगर मान लो हम बच्चों से कहते हैं कि डीसी है, तो बच्चे कहते हैं सर डीसी में तो करंट फ्लक्चुएट नहीं होता, डीसी में तो सेल्फ इंडक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडक्शन तो तब होता है जब करंट चेंज हो। जब करंट चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगी, फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन होगा। बट डीसी में भी जब आप स्टार्टिंग में कनेक्ट करते हो तो करंट क्या होता है? जीरो होता है। बट ऑन करते हो तो जीरो से कुछ करंट बढ़ता है, उस टाइम में इंडक्शन होता है। तो ये खुद के चेंज को अपोज करता है। खुद को क्या करता है? अपोज करता है। बट इस केस में जो सोर्स होता है, जो बैटरी होती है, उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है टू एस्टैब्लिश करंट, टू एस्टैब्लिश करंट। देखो जब स्टार्टिंग में हम कोई चीज बड़ी करने जा रहे होते हैं, नहीं बच्चे एक्चुअली हाँ कुछ बताते हैं। जैसे मान लो जैसे आप जिंदगी में कोई काम कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बहुत कठिनाई होती है। अब जैसे अभी आप अभी पढ़ रहे हो, कॉलेज जाओगे, स्टार्टिंग में आपकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी, बहुत बुरी। क्योंकि चक्कर क्या है कि स्टार्टिंग में आपको हैबिट नहीं होगी 9 घंटे बैठने की, ये जो भी है सेक्टर्स, इधर देखो, और बहुत ज़्यादा बॉडी वाइज अभी पता चलेगा तो सब आ ही जाएगा, तो कुछ ही महीने की बात है। तो बट एक्चुअली क्या, आप मेहनत करोगे और उस अपोजिशन के अगेंस्ट आप वर्क करोगे और आपका वर्क जाया नहीं जाएगा, उससे आपकी एनर्जी ओवरऑल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, आप स्ट्रांग हो जाओगे। समझे बच्चे या नहीं समझे? तो यहाँ पर भी क्या होता है कि बैटरी वर्क करती है और बैटरी जान लगा देती है, क्योंकि बैटरी को करंट स्टेब्लिश करना ही करना है। अब आपने साइंस ली, 11th क्लास में हालत खराब हुई, बट आपने मेहनत की, अपने आपको स्टेब्लिश किया है और अभी भी मेहनत कर रहे हो बोर्ड के लिए, स्टेब्लिश करोगे अपने आपको स्टेब्लिश करोगे तो आपको वर्क करोगे और उस वर्क से आपको फायदा होगा, आपके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी।
तो अब यहाँ पर भी यही होता है बच्चे, जब ये बैटरी एक्स्ट्रा वर्क करेगी उसको स्टैब्लिश करने के लिए करंट को, तो उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। कैसे? जैसे सोलेनोइड कॉइल है, इसमें कोई करंट नहीं है तो इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बट अगर इसमें करंट है तो कॉइल में आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम उसे कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो कोई इंडक्टर जो होता है, ये जो इंडक्टर कॉइल है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ Li स्क्वायर। हाँ बच्चे बोलो। L is coefficient of self inductance, I is current at any instant, और ये होती है एनर्जी। और एक टर्म और डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बच्चों? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम लोग एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है हाफ v² बाय u0। ये होता है एनर्जी डेंसिटी। तो ये दो चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन में। इसका डेरिवेशन अभी हम बताएंगे, अभी आपको बताएंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? अब हम इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एसी जनरेटर। क्या होता है एसी जनरेटर बच्चों? क्या होता है एसी जनरेटर? देखो बच्चों, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो जनरेटर्स की हेल्प से आ रही है। हमारे घरों में एसी जनरेटर्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो कोई विंड पावर प्लांट है या स्टीम पावर प्लांट है, जो भी है, उसमें टरबाइन घूमती है। टरबाइन घूमने के साथ साथ जनरेटर से वो अटैच होता है, और ये कॉइल होती है। ये कॉइल घूमेगी तो फ्लक्स क्या होता है? बी ए cos थीटा। जब एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस फिनोमेना के बेसिस पे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है। हम बैठे हुए हैं यहाँ पर ऐसे, समझे बच्चे? तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो बच्चे, हमने अपनी 11th क्लास में पढ़ा था ओमेगा होता है थीटा बाय टी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। आमतौर पे वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, बट एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। इसको इधर ले जाते हैं तो थीटा क्या हो जाता है? ओमेगा टी। तो जो फ्लक्स होता है उसको क्या लिख सकते हैं? बी ए कॉस ओमेगा टी। और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला फैराडे लॉ से क्या आता है? एन डी फाई बाय डी टी। फाई क्या है? बी ए कॉस ओमेगा टी। एन बी ए बाहर आ जाएगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा नवाब साइन ओमेगा टी। इसको हम पीक वोल्टेज कह देते हैं। अब इसके अंदर आप देखो, ये वोल्टेज जो है वो साइनसॉइडल वेरी कर रही है, इसलिए इसको एसी वोल्टेज कहते हैं। एसी वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग होती है, तो ये जब कॉइल रोटेट करेगी तो हमें फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज मिलेगी। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसा। कोई डाउट? ये डेरिवेशन ही हो गया एक तरीके से।